नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत वह किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश या निर्देश जारी कर सकता है। लेकिन हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस आर्टिकल को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल करार देते हुए न्यायपालिका को सुपर संसद तक बोला है, जिससे एक तीखी संवैधानिक बहस के साथ साथ राजनीतिक बहस को भी जन्म दे दिया है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, ताकि आप लोग इन सभी डायमेंशन को समझ पाएँ और एक संतुलित एनालिसिस कर पाएँ। साथ ही नए लोग हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले समझिए देश में आखिर चल क्या रहा है। वर्तमान जो ज्वलंत मुद्दा है, जब तक आप मुद्दों को नहीं समझेंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट वर्सेज केंद्र सरकार के बीच जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, या फिर जगदीप धनखड़ का जो यहाँ पे स्टेटमेंट आया है, उस चीज़ को आप संतुलित एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच टकराव के कई सारे कारण हैं, जो मुख्य रूप से संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ शक्तियों का बंटवारा हो गया और न्यायिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे लिस्ट देख सकते हैं, 4-5 ऐसे मुद्दे हैं, इसमें से कम 2-3 तो मुद्दे ऐसे हैं जिसके वजह से पूरी तरीके से देखा जाए तो केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव का अहम कारण बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेके, चूंकि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2025 को इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की, और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर तत्काल रोक से इनकार कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने और गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर केंद्र से देखा जाए तो स्पष्टीकरण मांगा। इसके अलावा कई सारे तीखे सवाल किया गया। यहाँ पे आप लोगों ने जरूर न्यूज वगैरह देखा होगा, कई सारा उसमें ठीक है, बार 2-3 दिन से भी यही सारा न्यूज चल रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा कि 7 दिन के अंदर हमें इन 2 मुद्दों पर स्पष्टीकरण यहाँ पे दीजिए। इसके अलावा दूसरा मुद्दा आप लोगों को ध्यान होगा, राज्यपाल बनाम गवर्नर का मुद्दा है। राज्यपाल की शक्तियों पर देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ऐतिहासिक फैसला, क्योंकि इसमें देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग करके तमिलनाडु जो गवर्नर थे RN रवि द्वारा 10 विधेयकों को मंजूरी न देना और राष्ट्रपति को भेजना अवैध और मनमाना ठहराया गया। कोर्ट ने इसे संवैधानिक सिद्धांतों और सद्भावनाओं के पूरी तरीके से खिलाफ माना हुआ था। साथ ही राष्ट्रपति की शक्तियों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था। तीसरा अगर मामला देखें, जस्टिस यशवंत वर्मा कैश स्कैंडल केस वाला जो मामला था, हाईकोर्ट के सोचिए, हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जिसमें बोला गया कि 15 करोड़ के आसपास यहाँ पे जला नोट मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या एक्शन लिया, तो एक जांच कमेटी बैठाई हुई है, 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठाई हुई है, और जज यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट का ट्रांसफर का आदेश दे दिया। जिसकी वजह से देखा जाए तो लगातार जगदीप धनखड़ से लेके कई सारे यहाँ पे नेताओं के द्वारा या फिर पूरे भारत से इस सुप्रीम कोर्ट की इस स्टेप को यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। चौथा नंबर है यहाँ पे एवरग्रीन NJAC वर्सेस यहाँ पे कॉलेजियम का मुद्दा है। केंद्र सरकार देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही कॉलेजियम सिस्टम को पूरी तरीके से अपारदर्शी मानती है, जिसकी वजह से जजों की नियुक्ति की जाती है। इसमें सुधार या कह सकते हैं कि केंद्र सरकार चाहती है, NJAC चाहती है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको पूरी तरीके से यहाँ पे मना कर दिया जाता है। 2015 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे करार दे दिया गया। लेकिन जब से यहाँ पे जस्टिस यशवंत वर्मा के बाद से यह फिर से देखेंगे तो विवादों में आया हुआ है। उसके बाद ये कोई बड़ा मामला नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक मामला तो है, कुड़हल कामरा वाला मामला। चूँकि कामरा के खिलाफ आपको ध्यान होगा कि मुंबई के एक कॉमेडी शो में महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे पर काफ़ी ही तख्ल अंदाज में तीखी टिप्पणी यहाँ पे की गई थी, जिसके वजह से मुंबई में ही खार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई दी गई थी। बहुत सारी यहाँ पे धमकियाँ मिली, देख पा रहे हैं, माफ़ी नहीं तो भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया कि कुरार की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, लेकिन उसको बयान दर्ज कराना होगा। देखा जाए तो ऐसे तमाम जो करंट में जो यहाँ पे मुद्दे चल रहे हैं, आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि केंद्र वर्सेस जो न्यायपालिका के बीच
कुछ तो यहाँ पे तनाव की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, तनाव यहाँ पे चल रहा है। ऐसे में यहाँ पे बड़ा सवाल है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सबसे शक्तिशाली कौन है। चूंकि अभी जो डिबेट का इशू है हमारा आर्टिकल 142 को लेके है, लेकिन अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे ये भी बहुत ही यहाँ पे चल रहा है कि आखिर सब चीज़ यहाँ पे केंद्र सरकार या फिर मोदी सरकार, खुद यहाँ पे मोदी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इतने पावरफुल यहाँ पे व्यक्ति है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ये मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, भारतीय संविधान, भारत का संविधान आपको समझा रहा है कि भारतीय संविधान में देखेंगे तो 3 जो पिलर है यहाँ पे, जिसको हम लोग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बोलते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, इसके अलावा यहाँ पे लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है। पूरा का पूरा देखेंगे ना, शक्ति का एक नृत्य, एक सुनियोजित त्रिकोणीय संतुलन है। मतलब एक सब डांस करते हुए यहाँ पे आप नजर आएंगे, लेकिन अपने ही बाउंड्री में सब यहाँ पे करते आएंगे, जहां कोई एक भी अस्थायी रूप से राजा नहीं बन सकता है। विधायिका की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देख पा रहे हैं, पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करें तो जनता की आवाज़ है जो कानून बनाती है और नीतियों का ताना बाना बुनती है। पर कार्यपालिका की छाया में कभी कभी फीकी भी पड़ जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे बिल वगैरह पास किया जाता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा यहाँ पे पॉकेट वीटो का भी प्रयोग कर लिया जाता है। हालांकि देखेंगे तो कार्यपालिका शासन की धुरी त्वरित निर्णय और नीति कार्यान्वयन में यहाँ पे पूरी तरीके से चमकती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं, तो न्यायपालिका की कसौटी पर जो भी चीज़ जाएगा पार्लियामेंट और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से जाएगा, उसकी मतलब कह सकते हैं ना कि हर सांस यहाँ पे जांच होती है। जैसे कि अभी वक्त की भी यहाँ पे जांच हो रही है, पहले भी कई सारी चीज़ों की जांच हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि न्यायपालिका की कसौटी पर उसकी हर सांस जांच होती है। इसीलिए जो न्यायपालिका है, संविधान का, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसका प्रहरी कानून और कार्यों को संवैधानिक दर्पण में रहकर सत्य का दीप जलाती है। पर उससे लागू करने के लिए कार्यपालिका के कंधों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक यहाँ से साइन नहीं होगा तो फिर वो पूरी तरीके से वो कानून बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो चाहे जुडिशरी की बात कर ले, चाहे पार्लियामेंट की बात कर ले, यहाँ पे दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लेके यहाँ पे देखेंगे तो कहीं न कहीं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पे वे आश्रित होते ही होते हैं। इस त्रिकोण में शक्ति का कोई एक मालिक नहीं है, इसीलिए इसको पावर ऑफ सेपरेशन, शक्ति का, ठीक है, संतुलन भी, शक्ति का, ठीक है, पृथक्करण भी यहाँ पे बोला जाता है। संविधान का जादू इन्हें एक दूसरे के पूरक और नियंत्रण के रूप में गूंथता है, ताकि लोकतंत्र की राग अनवरत रूप से चलती रहे। तो ऐसे में अंदाजा लग गया होगा आप लोगों का कि कोई एक यहाँ पे, ठीक है, सुपीरियर पावर नहीं बन सकता है। एक अगर सुपीरियर पावर जब भी बनेगा, जब भी कानून से खेल खाल यहाँ पे करेगा, तो समस्या आएगी। जुडिशरी भी यहाँ पे बैठा हुआ है। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बयानों की। देखिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई जो सरकार सबसे यहाँ पे अहम होती है। हर संस्था को अपनी सीमा में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी मतलब जो संस्थान है यहाँ पे, संस्था है, संविधान से ऊपर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर न्यायपालिका के बारे में सख्त यहाँ पे टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती है, जैसा कि अभी हमने देखा था तमिलनाडु वाले मामले में कि राष्ट्रपति की शक्तियों को या फिर राष्ट्रपति के आदेश तक को यहाँ पे न्यायिक दायरे में यहाँ पे लाने की बात कही गई। लेकिन संविधान का आर्टिकल 142 एक ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है, खुद बता रहे हैं जगदीप धनखड़, जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे यहाँ पे मौजूद रहता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसे जज हैं जो अब कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम करेंगे और एक सुपर संसद की तरह भी काम करेंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि इस देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। संविधान के आर्टिकल बता रहे हैं कि 145(3) में खुद बता रहे हैं कि न्यायपालिका के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। इसमें हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए 5 या इससे ज़्यादा जजों की ज़रूरत होती है। ये क्या, तमिलनाडु वाले मामले में सिर्फ और सिर्फ 2 जजों के द्वारा इतना बड़ा फैसला दे दिया गया। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि उप राष्ट्रपति के द्वारा बोला जा रहा है कि जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से जला नोट मिला, FIR तक यहाँ पे दर्ज नहीं हुआ,
उन्होंने कहा कि ये जो घटना है किसी आम आदमी के घर में होता तो बिजली की गति से कार्रवाई होती, लेकिन यहाँ तो बैलगाड़ी की रफ्तार से भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि कहने का एसेंस यही है कि न्यायपालिका जो है, जो भी है, अपने मन मर्जी खिलाफ यहाँ पे काम कर रही है। न्यायपालिका के लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इलाहाबाद यहाँ पे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा प्रश्न जरूर उठता है, इस बात को लेके यहाँ पे, ठीक है, सोचना जरूर चाहिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं जो सबसे हो हल्ला मचा हुआ है आर्टिकल 142 को लेके कि क्या है। तो देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 142 सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी करने की शक्ति देता है। इस शक्ति को उच्चतम न्यायालय की पूर्ण शक्ति के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। हालांकि यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को उन मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है जहां मौजूदा कानून या पर्याप्त रूप से यहाँ पे, ठीक है, जो भी कानून है यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान इतना लेंदी है, इतना बड़ा है। देखिए, दुनिया का कोई भी संविधान अगर जुडिशरी सही तरीके से उसका एक्सप्लेन नहीं करे तो फिर समस्या आएगी ही आएगी। अब संविधान में कहाँ एक एक चीज के लिए यहाँ पे प्रावधानों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा, लिखा ही नहीं जा सकता है, फिर तो ठीक है, नोटबुक ही पूरा कम पड़ जाएगा संविधान में। इसीलिए कितना भी लेंदी संविधान क्यों नहीं हो जाए, एक एक प्रोविजन को उसमें यहाँ पे शामिल नहीं किया जा सकता है। और यही बात अनुच्छेद 142 में जो भी हमारे संविधान मेकर्स थे उनके द्वारा दे दिया गया था कि भविष्य में जब भी इस तरह की कोई समस्या आएगी तो सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के अधिकार पे फैसला लेगा। और इस चीज़ को हमने देखा भी था कि केशवानंद भारती में, ठीक है, जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का भी यहाँ पे मामला दिया गया था, साफ साफ बोला भी गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन यहाँ पे कोई नहीं कर सकता है। खुद यहाँ पे न्यायपालिका भी नहीं करेगी, संसद भी नहीं करेगी। इसके अलावा दो चीज़ है, एक तो है प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाय लॉ, दूसरा है ड्यू प्रोसेस बाय लॉ। तो प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाय लॉ देने का मतलब यही था कि भारत का संविधान बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो भी भारत की जुडिशरी होगी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेगी, जो भी अपना डिसीजन देगी, अधिकार देगी, मतलब, ठीक है। लेकिन दूसरा देखेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो अमेरिका में खूब है कि संविधान में जो बातें हैं या जो बातें नहीं है उस चीज़ को भी जो यूएसए वगैरह के जुडिशरी सिस्टम में वे लोग आसानी से फैसला देते हैं। तो भारत भी, इसीलिए बोला जाता है कि भारत भी अब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस लॉ की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल अभी, ठीक है, हाल ही में दिख रहा है हमें कि खुद ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं जो जगदीप धनखड़ के द्वारा यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि इसका देखिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 142 न्यूक्लियर मिसाइल का विश्लेषण, इसका एक पहलू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसका दूसरा पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 142 को लेकर क्या बोला कि 24 घंटे उपलब्ध बताया, जो इसकी अनियंत्रित प्रकृति की ओर इशारा करता है। और यह शक्ति देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को बिना स्पष्ट सीमा के आदेश जारी करने का भी आदेश देता है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह शक्ति कभी कभी विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करता है। जैसे कि जो भी पार्लियामेंट है, इधर जुडिशरी है, पार्लियामेंट वो क्या बोलती है कि देखो हमारे अंदर जो भी चल रहा है, संसद के अंदर जो भी कुछ चल रहा है, इधर नहीं झांकना है तुमको। जुडिशरी भी यही बोलती है कि हमारे अंदर जो भी चल रहा है, जैसे कॉलेजियम सिस्टम है, तुमको इधर नहीं झांकना है। तो कहीं ना कहीं पे देखेंगे तो पावर ऑफ सेपरेशन है यहाँ पे, लेकिन बैलेंस चीज़ें क्या है यहाँ पे चल नहीं रही है। संसद से अगर कोई कानून बना के भेजा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जरूर रिव्यू करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई कानून बना के भेजा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जरूर रिव्यू करेगी। जैसे स्टेट वगैरह में रिजर्वेशन को लेकर आप लोगों ने जरूर देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट इसको, ठीक है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मान के पूरी तरीके से डिक्लाइन कर देती है स्टेट कोटा को। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे समझना होगा। इसके अलावा बताया जा रहा है न्यायिक अतिक्रमण की चिंता को लेके कि यहाँ पे जो धनखड़ साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आर्टिकल जो 142 है इसका उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ही, मतलब सुपर संसद बोल रहे हैं ना कि जनता के द्वारा चुने कौन गया है, संसद के लोग चुने गए हैं, लेकिन संसद से ऊपर जो कि इलेक्टेड नहीं है जुडिशरी सिस्टम, ये यहाँ बैठा हुआ है सुपर सिस्टम की तरफ, सुपर संसद की तरफ यहाँ पे बैठा हुआ है। तो बिल्कुल ही सुपर कार्यपालिका की तरह कार्य कर रहा है। और यह चिंता तब और गंभीर हो जाती है जब कोई राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों को निर्देश देता है कि भाई आपको, ठीक है, कोई भी बिल है इतना 3 महीनों तक यहाँ पे पास में रखना है। अब इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो संविधान का
जो 145 जो 3 है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जगदीप धनखड़ के द्वारा यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब रिव्यू करेगी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी बिल है, कोई भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती है, लेकिन रिव्यू करने के लिए कम से कम मिनिमम 5 जजों की यहाँ पे बेंच की आवश्यकता होती है। 2 नहीं, 1 नहीं, कम से कम 5 जजों की बेंच बैठना चाहिए। फिर कोई भी अगर डिसीजन लेती है तो फिर उसको हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है लोकतांत्रिक जवाबदेही का अभाव। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यपालिका और विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जबकि न्यायपालिका इसी जवाबदेही से मुक्त होती है। जनता की चुनी हुई संसद, समझ रहे हैं, मतलब जो भी विधायिका है यहाँ पे जनता के द्वारा जो चुनी गई है, उसके अधिकार क्षेत्र में आर्टिकल 142 को घुसेड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। समस्या है ना, यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं कि देखिए, संसद की जवाबदेही होती है जनता के प्रति, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। तो साफ साफ यहाँ पे इशारा है कि जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, अगर हम सही से काम नहीं करेंगे तो अगली बार जनता हमें नहीं चुनेगी। सुप्रीम कोर्ट भाई तुम्हें तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, जो भी मन आता है तुम डिसीजन दे देते हो, समस्या हमें होता है। अब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, मामला थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे तो वक्फ बोर्ड की तरफ भी यहाँ पे जा रहा है। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं संवैधानिक संतुलन का खतरा। धनखड़ ने बोला कि 145(3) में सुधार की वकालत की ताकि संवैधानिक व्याख्या अधिक पारदर्शी और बहुमत आधारित हो। उनका तर्क है कि आर्टिकल 142 का असीमित उपयोग संविधान के मूल ढांचे के साथ साथ विशेष रूप से शक्तियों का जो पृथक्करण है उसको पूरी तरीके से कमजोर कर सकता है। यह चिंता इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति का पद, बार बार वही दोहरा रहे हैं कि संवैधानिक ढांचे में सर्वोच्च माना जाता है और उसे निर्देश देना संवैधानिक जो हायरार्की है उसको चुनौती देने के बराबर है। अब आइए हम लोग इसका दूसरा पहलू देखने का प्रयास करते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई में आर्टिकल 142 का जो प्रयोग है सुपरमेसी के लिए यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि उपराष्ट्रपति के बयानों के बावजूद आर्टिकल 142 को यहाँ पे केवल एक न्यूक्लियर मिसाइल के रूप में देखना, मतलब वन साइडेड यहाँ पे होगा। दोनों साइड देखने के लिए यहाँ पे आप लोग मेरे साथ बने रहिए। नंबर 1 है यहाँ पे न्याय की रक्षा में अद्वितीय भूमिका। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में है कि देखिए, संविधान निर्माताओं को इस बात का पता था कि भविष्य में सर्वोच्च न्यायालय उन मामलों में भी न्याय सुनिश्चित कर सके जहां मौजूदा कानून पूरी तरीके से अपर्याप्त हो। इसीलिए यहाँ पे इस आर्टिकल 142 को यहाँ पे लाया गया ताकि कोर्ट उन मामलों में हस्तक्षेप यहाँ पे कर सके जहां कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरीके से मतलब एक्टिव नहीं होती है, पैसिव हो जाती है, निष्क्रिय यहाँ पे हो जाती है। जैसे कि कोई अगर कानून बनाना हो, लगता है कि नहीं बहुमत के खिलाफ है, तो लोग जो भी है यहाँ पे विधानसभा है या फिर संसद है, यहाँ पे उस चीज़ को छुएगी नहीं। तो वैसी चीज़ों के लिए देखेंगे यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 142 का प्रयोग करके ही यहाँ पे कई सारे यहाँ पे न्याय यहाँ पे दिलवाने का काम किया गया है। फैसला भी दिया मतलब फैसला भी देने का कार्य किया गया है। जैसे कि नंबर 1 है भोपाल गैस त्रासदी। सोचिए अब इसके लिए क्या था यहाँ पे कानून में या फिर संसद के द्वारा, तो वैसा कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का ही यहाँ पे प्रयोग करके पूरा ठीक है जस्टिस देने का यहाँ पे काम किया। इसके अलावा ये तो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। पार्लियामेंट में क्यों नहीं इस चीज़ को यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया गया, लेकिन देखिए नहीं हुआ सॉर्ट आउट। फाइनली कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव काफ़ी चर्चा में रहा था, देख पा रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो 3 ऐसे मामले हैं अभी फिलहाल के जिसके तहत यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिसाइल की तरह त्वरित भी था और पूरी तरीके से परिणामकारी भी था। इसके अलावा और भी मामला है, जैसे कि 2016 में राष्ट्रीय मार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध। अब समझ रहे, नेशनल हाईवे पे शराब बिक्री पर प्रतिबंध, राज्य सरकार उसको छूना भी नहीं चाहेगी, हमेशा वोट बैंक का खतरा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट आई, एक झटके में खत्म कर दी। 2023 में तलाक के लिए नए आधार स्थापित करना, ये भी देखा जाए तो सोशली पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। वोट बैंक का इशू यहाँ भी रहता है। ताजमहल की सफाई हो गया, पर्यावरण संरक्षण, विचाराधीन कैदियों की रिहाई जैसे फैसलों ने सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय को बढ़ावा दिया। लोकतंत्र में देख सकते हैं तो संतुलन के साधन के रूप में यहाँ पे पूरी तरीके से साबित हुआ है। तो कुल मिला के आप लोग को सिर्फ वन साइडेड यहाँ पे नहीं देखना है, दोनों साइड देखने का प्रयास करना है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। आखिर क्या वाकई में जो आर्टिकल 142 है एक ऐसा मिसाइल है जो कि ठीक है पूरी तरीके से सब खत्म कर देगा, तहस नहस कर देगा, ऐसा नहीं है। एक प्रहरी के रूप में भी ये काम कर रहा है।
अब आइए थोड़ा इसका हम लोग दोनों का तुलना करते हैं। रचनात्मक तुलना में मिसाइल बनाम प्रहरी। देखिए मिसाइल क्या होता है, तेज, शक्तिशाली, प्रभावी होता है, लेकिन अगर गलत लक्ष्य पर दागी जाए तो पूरे पूरे मतलब विनाशकारी हो जाएगा, सारी चीजों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति की चिंता यह है कि इसका जो उपयोग है कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण के लिए यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि गलत जगह टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं प्रहरी के रूप में, तो लोकतंत्र का रक्षक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो कार्यपालिका की मनमानी या विधायिका की निष्क्रियता के खिलाफ जहाँ कानून बनाना हो, जहाँ एक्शन लेना हो, नहीं लेती है, वहाँ ये काम करती है। यह समाज के कमजोर वर्गों और पर्यावरण के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है और इस द्वैतता को संतुलित करने के लिए यहाँ पे संविधान निर्माताओं के द्वारा आर्टिकल 142 को यहाँ पे लाया गया। हालांकि जरूरी है कि इसको सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी प्रयोग किया जाए। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि अनुच्छेद 142 में संशोधन संभव है? जब इतनी कंट्रोवर्सी है इस चीज़ को लेके, तो संसद एक कानून बनाए, फटाफट इसको खत्म कर दे या फिर इसमें कुछ न कुछ अमेंडमेंट कर दें। तो आइए इस चीज़ को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कानूनी रूप से देखा जाए तो आर्टिकल 142 में संशोधन संभव है, बशर्ते कि यह आर्टिकल 368 जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है उसका पालन करता हो। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है संविधान में, ठीक है, जहां लेकिन इफ बट लग गया समझ जाइए मामला गड़बड़ होने वाला है। लेकिन व्यवहार में देखिए ऐसा संशोधन तभी टिकाऊ होगा जब संविधान की मूल संरचना जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करे। क्योंकि केशवानंद भारती मामले में ही आप लोगों ने देखा हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत का, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ था, जिसके अनुसार संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताओं जैसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, शक्तियों का पृथक्करण हो गया, कानून का शासन हो गया, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आप लोग यह समझ लीजिए कि यदि आर्टिकल 142 में अगर ऐसा कोई संशोधन किया जाता है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता या संविधान की मूल संरचना को कमजोर करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय इसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। क्योंकि हमारे देश में जो संविधान है उस संविधान की जो व्याख्या करने का, रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। मैं बार बार बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा चश्मा, एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसको पहन के सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसको एक्सप्लेनेशन दे सकती है। अब आइए बात करते हैं लास्टली हम लोग निष्कर्ष और सुझाव को लेके। तो यहाँ पे देखिए जो विवाद चल रहा है इसमें कुछ यहाँ पे समाधान मैंने जोड़ने की कोशिश किया है। नंबर 1 है यहाँ पे प्रक्रियात्मक सुधार। आर्टिकल 145 जो थ्योरी है इसके तहत महत्वपूर्ण मामलों में, जैसे जगदीप धनखड़ के द्वारा बोला गया है कि कम से कम 5 जजों की बेंच बैठाया जाए। तो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लोग जाएं, 2 लोग जाए तो किस माइंडसेट से जा रहे हैं, किस विचारधारा से जा रहे हैं, किस पार्टी से जा रहे हैं, ये तो होता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो यहाँ पे चलता ही चलता है। 5 लोग रहेंगे तो कम से कम, ठीक है, सारे विचारधारा के लोग यहाँ पे लोग रहेंगे, सारे धर्म के लोग रहेंगे। इसके अलावा न्यायिक संयम ये बहुत जरूरी है। आर्टिकल जो 142 के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही सुप्रीम कोर्ट का प्रयोग करना चाहिए, जहां तहां नहीं घुसड़ना चाहिए। हालांकि अब आप समझिए ना कि तमिलनाडु में क्या गलत किया गया। सोचिए 2018-19 से अब जो गवर्नर है उस विधेयक को होल्ड करके रखा है, राज्य सरकार की कार्य बाधित हो रही है, तो कोई कितना दिन रुकेगा, 4 साल 5 साल। तो यहाँ पे जब आर्टिकल 142 का प्रयोग किया गया तो इतना मतलब मुझे पर्सनली ऐसा गलत नहीं लग रहा है। उसके बाद से बात करते हैं संवैधानिक संवाद को लेके, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो भी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बीच ये चलना चाहिए। क्योंकि जब भी इस तरह की चीज़ें देखिए हमारे डेमोक्रेसी में खुल के जब सामने आती है ना, तो लोगों को लगता है कि इनका आपस में ही कुछ बन नहीं रहा है, तो हम इनसे न्याय की उम्मीद, नीति निर्माण की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे गोलमेज टेबल में बैठ के भी सलटाया जा सकता है, सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो फाइनली यहाँ पे आर्टिकल 142 की अगर हम लोग बात करें तो न केवल मतलब ये एक देखा जाए तो एक सिर्फ कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मिसाइल तो नहीं है, ना ही एक न्याय का प्रहरी है। आर्टिकल है क्या, तो एक कह सकते हैं पावरफुल एक टूल्स है जिसका उपयोग बिल्कुल ही संयम और संवैधानिक सीमाओं के साथ किया जाना चाहिए, ताकि यह लोकतंत्र को कमजोर करने के बजाय मजबूत कर सके। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।